Okay, friends. Last lecture we had studied leverage concepts, leverage theory, leverage क्या होता है, सब कुछ हमने डिस्कस किया था in detail. Now basically let's take a quick recap before going for the practical problems. Now what is leverage? Leverage का मतलब रिस्क था. बिजनेस में बहुत प्रकार के रिस्क हो सकते हैं, लेकिन हमने इसको समराइज करके रिस्क दो टाइप के डिसाइड किए थे या डिफाइन किए थे. एक ऑपरेटिंग रिस्क होता है और एक फाइनेंशियल रिस्क होता है. अब टेक्निकल लैंग्वेज में ऑपरेटिंग रिस्क को हमने ऑपरेटिंग लेवरेज बोला था और फाइनेंशियल रिस्क को फाइनेंशियल लेवरेज बोला था. ना बेसिकली ऑपरेटिंग रिस्क कौन सा रिस्क मेजर करता है, तो आई विल से द आंसर इज फिक्स कॉस्ट का रिस्क मेजर करता है. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि बिजनेस के लिए फिक्स कॉस्ट ज्यादा रिस्की है एज कंपेयर टू इंटरेस्ट कॉस्ट का रिस्क. सो बेसिकली ऑपरेटिंग लेवरेज कौन सा रिस्क मेजर करता है, फिक्स कॉस्ट का रिस्क. सो बेसिकली ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. फाइनेंशियल रिस्क मतलब फाइनेंशियल लेवरेज. अब आपको वर्ड से पता चलता है फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस रिलेटेड कौन सा रिस्क होता है. तो सबसे बड़ा रिस्क बिजनेस को फेस करना पड़ता है जब वो फाइनेंस अवेल करता है, फाइनेंस लेता है बाहर से. बाहर से मतलब किसी लेनदार से, किसी डिबेंचर होल्डर से, किसी बैंकर से. क्या लेते हैं हम, लोन लेते हैं, तो हमको क्या भरना पड़ता है, इंटरेस्ट. तो बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क किसकी बात करता है, इंटरेस्ट कॉस्ट के रिस्क की बात करता है. तो बेसिकली फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा था, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी. फाइन. एंड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है combined leverage, that is nothing but operating leverage into financial leverage. Now we have discussed this in the previous video. We are continuing with the next lecture or the next video which is going to be presented before you. But before going for that, let's understand the other things before going for the practical problems. तो ये दो टाइप की लेवरेज पढ़ ली हमने. फिर पढ़ा था अर्निंग्स पर शेयर. अर्निंग्स पर शेयर क्या होता है, अर्निंग्स पर शेयर, शेयर होल्डर्स का अर्निंग्स. बेसिकली अर्निंग्स किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स किस में इंटरेस्टेड होते हैं कि हमको पर शेयर कितना कमाने मिलेगा. लेकिन एक बात याद रखो कि ओनर्स को सबसे लास्ट में मिलता है जो भी मिलता है वो. तो बिफोर आई प्रोसीड विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं. आपके घर पे मेहमान आते हैं, सब बोलेंगे हाँ सर आते हैं. तो जब मेहमान आते हैं तो आप उसको वेलकम करते हो कि नहीं करते हो, हाँ सर करते हैं ना वेलकम. फिर मेहमान की खातिरदारी की जाती है कि नहीं की जाती है, हाँ सर की जाती है. तो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि मेहमान एक साइड है और एक साइड आप हो. आपके घर में आपके गेस्ट आए हैं, तो आपने किसको पहले प्रायोरिटी दिया, गेस्ट को दिया कि खुद को दिया. तो आंसर होगा कि सर गेस्ट को पहले प्रायोरिटी दिया और फिर खुद को प्रायोरिटी दिया, खुद को इंपॉर्टेंस दिया. मतलब मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूं कि चाहता हूं कि जो भी वो समझो आप, कि पहले प्रायोरिटी किसको दी जाती है, आउटसाइडर्स को. फिर प्रायोरिटी किसको दी जाती है, इनसाइडर्स को. तो मेरे आउटसाइडर्स में कौन आते हैं, ये लोकल वर्ड था आउटसाइडर्स. अब टेक्निकल भाषा में देखें तो आउटसाइडर्स में डिवेंचर होल्डर्स आ जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, ये सभी लोग आउटसाइडर्स में आ जाते हैं. और बचे कुचे कौन, घर के लोग, मतलब इनसाइडर्स. मतलब सबसे पहले अगर ऑर्डर डिसाइड करें तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स या बैंकर्स को इंटरेस्ट पे किया जाता है. फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको उनका प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया जाता है. और उसके बाद कुछ बचता है तो वो ओनर्स को बिलोंग करता है. और वो जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसी को डिवाइड करते हैं विथ रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ शेयर से, तो अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट किया जाता है. तो बेसिकली मैं आपको एक फॉर्मूला सिखा चुका हूं ये स्टोरी बता के, अर्निंग्स पर शेयर. व्हाट इज अर्निंग्स पर शेयर, तो कि अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, दैट इज ईट, खाना खाते के नहीं, ईट बोलो ईट, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रेफरेंस डिविडेंड मतलब प्रेफरेंस होल्डर्स को पे कर दो, जो बचा वो अर्निंग्स बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दीजिए तो आपको अर्निंग्स पर शेयर मिल जाएगा. तो ये कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिए जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 जो आपके स्क्रीन के सामने है. क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 1. फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू अ कंपनी आर गिवन. मैं इंक चेंज कर लेता हूं, रेडिंग से करते हैं. सेल्स पर एनम 1 लाख यूनिट्स. कितने यूनिट्स बेचे बिजनेस ने, 1 लाख यूनिट्स. वेरिएबल कॉस्ट 90 पर यूनिट. ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा. वेरिएबल कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट विच कीप्स ऑन चेंजिंग पर यूनिट, लेकिन टोटल अमाउंट में वो सेम रहता रहेगा. वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 90 पर यूनिट. फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पर एनम 18 लाख. मेरा फिक्स कॉस्ट दिया है लेकिन उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो इंटरेस्ट को रिमूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यस कर सकते हैं सर. ओके. पीवी रेशियो 25%. नाउ पीवी रेशियो का फुल फॉर्म है, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो.
सर ये तो सिखाया नहीं आपने, अभी सिखाता हूं, सीखने की जरूरत ही नहीं है। अकाउंट्स पढ़ा है कि नहीं स्टार्टिंग से, 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड सीए फाउंडेशन, यस सर पढ़ा है पढ़ा है। तो हमने एक और वहां पे एक चीज पढ़ी होगी, जीपी रेशियो। जीपी रेशियो, व्हाट इज जीपी रेशियो? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका आंसर सबके पास है, ग्रॉस प्रॉफिट का डायरेक्ट रिश्ता किसके साथ होता है? ग्रॉस प्रॉफिट आता किसके वजह से? सर सेल्स की वजह से आता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स की वजह से आता है। अब इसका फॉर्मूला सीखने के लिए भी एक शॉर्टकट है। समझो आपको अकाउंट्स में 70 मार्क्स आए, 100 में से, कितने से? 100 में से। तो कोई पूछेगा कितने मार्क्स आए? सर 70 मार्क्स आए। अब दूसरा सवाल पूछा, कोई पूछेगा कितने परसेंटेज मार्क्स आए? बहुत आसान सी बात है सर। सर 70 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, तो सर 70% मार्क्स आए, क्योंकि 70/100 इंटू 100, सर 70% मार्क्स आए, सब 70% मार्क्स आए। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। सर अकाउंट्स पढ़ा रहे हो कि एफएम पढ़ा रहे हो? मैं एफएम ही पढ़ा, लेकिन आपको पता है जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? हाँ सर ये तो पता था। तो अकाउंट्स में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। सिमिलरली कॉस्टिंग में पीवी रेशियो या एफएम में पीवी रेशियो, कॉस्टिंग एफएम एक दूसरे के भाई है, दोनों का नाता है एक दूसरे के साथ। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, वर्ड देखो, प्रॉफिट वॉल्यूम। प्रॉफिट किसके ऊपर बेस्ड है? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी होता है, जितना ज्यादा क्वांटिटी बेचोगे उतना प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। तो कहना इसे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। मतलब मैंने पिछले वीडियो में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैं प्रॉफिट प्रॉफिट हमेशा जब बात करता हूं तो मैं हमेशा कंट्रीब्यूशन की बात करता था। स्क्रीन देख सकते हो, मैं हमेशा प्रॉफिट बोलता था, मतलब मेरे कंट्रीब्यूशन को रिलेट करता था। याद करो मेरा पिछला वीडियो जिसमें मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रॉफिट मतलब कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का पूरा संबंध कंट्रीब्यूशन के साथ है। तो मेरा पीवी रेशियो क्या होगा? तो कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। वापिस मैं मेरी प्रीवियस स्क्रीन पे जा रहा हूं, आप देख सकते हो, क्या आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस सर दिखाई दे रही है स्क्रीन। तो मेरा डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन का नाता किसके ऊपर है? सेल्स के ऊपर है। मतलब जितना ज्यादा सेल्स उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन। सो बेसिकली इनकम स्टेटमेंट में भले आपको ईट दिख रहा हो, ईट मतलब अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, लेकिन वो ईट आता किसके वजह से है? ईट ईबीटी कंट्रीब्यूशन की वजह से आता है। सो बेसिकली माय मेन फैक्टर फॉर प्रॉफिट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन, एंड कंट्रीब्यूशन का डायरेक्ट नाता किसके साथ है? सेल्स के साथ है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको कुछ सिखाया नहीं है नया, आपको जीपी रेशियो आता है जिसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। सिमिलरली कॉस्टिंग एफएम में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता है जिसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। आई होप ये काफी क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। 10% डिबेंचर्स 30 lakhs की लोन लिए विच कैरीज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपनी को 10% इंटरेस्ट भरना है। इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर्स ऑफ 10 each, 10 रुपीज को हम बोलेंगे फेस वैल्यू, जिसका टोटल शेयर कैपिटल का वैल्यू 40 lakhs। तो कहना इसे वी हैव 4 lakh शेयर्स, 40 lakh डिवाइड बाई 10 किया मैंने। हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स निकाल दीजिए। कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी 30% टैक्स ब्रैकेट में आ रही है। मैं ये सब चीजें क्लियर कर देता हूं ताकि आपको क्लियर से दिखे, सिर्फ फॉर्मूला स्क्रीन पे रहेंगे ना। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज एंड अर्निंग्स पर शेयर। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस सम्स। विल गो ऑन द नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 1। फाइन। नाउ उन्होंने बोला है ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज एंड अर्निंग्स पर शेयर। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि हम इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे। सो लेट्स प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट फ्रेंड्स यू नो वेरी वेल, इनकम स्टेटमेंट कहां से शुरू होती है? हाँ सर पता है सर, वो आपने बहुत अच्छे से सिखाया सर, थैंक यू फॉर द फीडबैक। सेल्स, सेल्स कितना है? लेट्स चेक। 1 लाख यूनिट्स बेचे फ्रेंड्स। सेलिंग प्राइस अवेलेबल है फ्रेंड्स? सेलिंग प्राइस अवेलेबल नहीं है। एक काम करते हैं हम लोग, है ना, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं फिर बात करते हैं। लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल है मेरे पास? यस फ्रेंड्स अवेलेबल है। 1 लाख यूनिट्स एट द रेट 90 पर यूनिट, 1 लाख इंटू 90 कितना होता है? कैलसीज ले लीजिए ताकि कोई गलती ना हो। 90 लैक्स ब्रैकेट डाल देते हैं, नहीं छोड़ो ब्रैकेट नहीं डालते हैं। ओके
विल कीप द ब्रैकेट सो दैट हम गलती से माइनस करना भूल नहीं जाए। तो क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन, फिर क्या मिलेगा हमको, फिक्स कॉस्ट, तो क्या मिलेगा, EBIT लेस इंटरेस्ट, तो क्या मिलेगा, EBT, उसमें से क्या माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स परसेंटेज दिया होता 30%, तो आपको ईट मिलेगा, ईट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, बिकॉज वी डोंट हैव प्रेफरेंसेस इन द क्वेश्चन। तो क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, EPS विच इज नथिंग बट अर्निंग्स पर शेयर। ये मैंने टेबल बना लिया है। अब है ना, जो जो डिटेल्स अवेलेबल हम फिलअप कर लेते हैं। आई थिंक मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट तो था, फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अगर मैं 30 लैक्स की बात करूं, लोन है मेरे पास और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 3 लैक्स इंटरेस्ट हो गया। तो इंटरेस्ट में मैं 3 लाख लिख सकता हूं, या मैं अपने रेफरेंस के लिए लिख देता हूं 30 लैक्स इंटू 10%। नाउ मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट था 18 लाख विच इंक्लूडेड इंटरेस्ट। अभी 18 लाख में से 3 लाख ब्याज है, तो फिक्स कॉस्ट 15 लाख होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात होगी। ओके, और कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पीवी रेशियो दे दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, टैक्स रेट दिया है। आई थिंक मेरे नंबर ऑफ शेयर्स भी मुझे मिल जाएंगे 4 लाख, 40 लाख डिवाइड बाई 10 जो हमने डिस्कस किया। और क्या बचा, अब मेरे पास क्या बच गया, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जैसे हमने डिस्कस किया स्क्रीन पे फ्रेंड आपको दिख रहा है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो विच इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। नाउ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का डायरेक्ट नाता किसके साथ है, कंट्रीब्यूशन और सेल्स के साथ। कहना इसे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स का परसेंटेज दे दिया है। सो आई विल से वन सेंटेंस, my PV ratio is same as contribution in terms of percentage। मेरा PV ratio is same as contribution in terms of percentage, in terms of amount, in terms of percentage। मतलब PV रेशियो ही कंट्रीब्यूशन है। मतलब कहना ही से मेरा कंट्रीब्यूशन 25% है और कोई भी चीज 100% पे होती है, मतलब कहना ही से मैं सेल्स 100% है, तो कहना ही से मैं वेरिएबल कॉस्ट 75% है। मैं वापस रिपीट करता हूं, माई पीवी रेशियो इज सेम एज कॉन्ट्रीब्यूशन। पीवी रेशियो मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, लेकिन किस रूप में, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। मतलब पीवी रेशियो 25% मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन भी 25%। इज दिस क्लियर। तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन 25% है, तो मेरा सेल्स 100% ही होगा, क्योंकि सेल्स की शुरुआत होती है। तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा फ्रेंड, 75%। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। 90 लाख वेरिएबल कॉस्ट है मेरा, वो 75% है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इंटू 25 डिवाइड बाई 75 करोगे तो आपको मिल जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन 30 लैक्स। और आपका सेल्स हो जाएगा 90 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 75, ये हो जाएगा 1,20,00,000। तो आपका सेल्स आ गया, आपका वेरिएबल कॉस्ट आ गया, आपका कंट्रीब्यूशन आ गया, आपके पास फिक्स कॉस्ट तो था ही फ्रेंड्स। तो आपको और एक आंसर मिल जाएगा, 30 लाख माइनस 15 लाख इज EBIT 15 लैक्स। उसमें से आप इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए तो आपको EBT तक चले जाओगे 12 लैक्स। है ना आसान, जो चीजें दी है वो प्लॉट कर दो, बाकी की चीजें ऑटोमेटिक मिलती रहेगी। टैक्स रेट 12 लाख का 30% विच इज कमिंग टू 3,60,000। ब्रैकेट्स डाल देते हैं तो आपको ईट मिल जाएगा 8,40,000। नंबर ऑफ शेयर्स एज हमने डिस्कस किया ऑलरेडी निकाल दिए, 8,40,000 डिवाइड बाई 4 लाख शेयर्स, यू विल गेट एन EPS ऑफ 2.1। तो देखो मेरे इनकम स्टेटमेंट ने मेरा बहुत सारा काम कर दिया है। उन्होंने 4 चीज पूछी थी, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज
और अर्निंग्स पर शेयर हम पहले ही निकाल चुके हैं। नाउ स्ट्रेट क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या मेजर करता है? फिक्स कॉस्ट का रिस्क। तो फिक्स कॉस्ट किन दोनों के बीच में आ रहा है? फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में आ रहा है। तो कहना से माय ऑपरेटिंग लेवरेज विल बी ऑपरेटिंग लेवरेज is equal to contribution upon EBIT, friends. कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT चेक कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे पास? 30 lakhs और EBIT 15 lakhs। कहना चाहिए टू टाइम्स लिखना है इसको। जो भी आंसर आता है उसको टाइम्स में लिखना है। क्यों टाइम्स में लिखना है वो भी एक्सप्लेन करता हूं। मेरा EBIT 15 lakhs है, मेरा कंट्रीब्यूशन 30 lakhs है। व्हाट डज दिस मीन? my EBIT should be my EBIT should be 15 lakh, my contribution should be 30 lakh, means my contribution should be twice of EBIT. Why? contribution दो गुना होना चाहिए किसके कंपेयर में? EBIT के। क्योंकि बीच में आता है फिक्स कॉस्ट, मतलब मेरे EBIT को कम करने वाला कौन है? फिक्स कॉस्ट। कितने से कम किया EBIT को? 15 लाख से। तो इन शॉर्ट अगर मुझे 15 लाख का EBIT चाहिए तो मेरा कंट्रीब्यूशन 2 टाइम्स मतलब 30 लाख का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये उसका इंटरप्रिटेशन हुआ। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट thing which they asked, financial leverage फाइनेंशियल लेवरेज कौन सा रिस्क मेजर करता है? सामने स्क्रीन के ऊपर फाइनेंशियल लेवरेज कौन सा रिस्क मेजर करता है? इंटरेस्ट कॉस्ट का रिस्क। और इंटरेस्ट किन दोनों के बीच में आता है? EBIT और EBT के बीच में। तो फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? EBIT अपॉन EBT, EBIT अपॉन EBT। नाउ व्हाट इज EBIT अपॉन EBT? EBIT कितना है? 15 लाख और EBT 12 lakhs। यहां पे नहीं, हम नीचे करेंगे 15 लाख अपॉन 12 लाख। नाउ 15 लाख अपॉन 12 लाख, आंसर इज 1.25 times। In short, what does this mean? अगर मुझे 15 लाख का EBIT चाहिए तो मेरा EBT जो भी है 12 lakhs उसका 1.25 टाइम्स EBIT है। इन शॉर्ट मेरा फाइनेंशियल लेवरेज कौन सा रिस्क मेजर करता है? इंटरेस्ट कॉस्ट का रिस्क। EBIT 15 लाख, इंटरेस्ट 3 लाख, तो EBT कितना है? 12 lakhs। इन व्हाट डज दिस मीन? To get an EBIT of 15 lakhs, my EBT should be 1.25 times of 1.25 times of EBT. To get an EBIT of 15 lakhs, my EBT should be 1.25 times of EBT. To get an EBIT of 15 lakhs, my EBT should be 1.25 times. Now last formula will be combined leverage. जो उन्होंने पूछा है, let's complete that. कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला सबको पता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ OL इंटू FL। OL कितना आया था? 2 और 1.25 था FL। 2 इंटू 1.25 विच कम्स टू 2.5 टाइम्स। ये दोनों का कंबाइंड लेवरेज आ गया। सो दिस इज इलस्ट्रेशन 1 और क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन से फ्रॉम लेवरेज। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा कि क्या बताने की ट्राई की जा रही थी। इज इट क्लियर? ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, we'll continue with the next problem. That is question number 2. ABS Relaxon Limited provides a simplified income statement as given below. Sales 10,50,000, variable cost 7,67,000, 10,50,000 minus 7,67,000, 2,83,000 कुछ आएगा, जिसको हम कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। उन्होंने दिया नहीं है, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं।
लेस फिक्स कॉस्ट 75,000, आप माइनस करके देखोगे तो 2,08,000 आपको EBIT आएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो सर ये 842 क्या है? 842 मैं सर्कल कर रहा हूँ, 842 इज नथिंग बट 767 प्लस 75,000, 842 वेरिएबल एंड फिक्स का कॉम्बिनेशन, बराबर। लेस इंटरेस्ट 1,10,000, तो EBT मिल गया 98,000। लेस टैक्सेस 30%, दैट इज 98,000 का 30% 29,400, तो आपको आंसर आएगा 68,600, 68,600। नाउ क्या पूछा है कैलकुलेट करने को? ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, बहुत ही सिंपल सम, और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। सो आई फील हम एक बार इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन अवेलेबल नहीं था। लेट्स गो फॉर द इनकम स्टेटमेंट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। I'll write the heading income statement, sales कितना दिया है? 10,50,000, less variable cost, 1 second, तो अच्छे से लिखते हैं। I think variable cost was also given 7,67,000, तो you will get and contribution जो हमने कैलकुलेट किया था, कितना कैलकुलेट किया था फ्रेंड्स? 2,83,000। कंट्रीब्यूशन में से क्या फाइनेंस करेंगे फ्रेंड्स? फिक्स कॉस्ट। नाउ एवरीथिंग इज गिवन, वी जस्ट नीड टू प्रेजेंट इट इन अ टैबुलर फॉर्मेट। फिक्स कॉस्ट कितना दिया था? 75,000। तो क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स? EBIT कितना EBIT आएगा? 2,08,000। लेस इंटरेस्ट करेंगे। नाउ हाउ मच इंटरेस्ट? दे हैव ऑलरेडी गिवन इंटरेस्ट 1,10,000। सो हाउ मच विल गेट EBT? कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने दिया हुआ है वही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा काम वो नहीं है अभी फिलहाल, एवरेजेस निकालना है। EBT 98,000 लेस टैक्स, कितना टैक्स है चेक कर लेते हैं। 30% विच कम्स टू 29,400। तो आंसर आ जाएगा 68,600 नेट इनकम विच इज नथिंग बट ईट। दैट्स इट, ये मेरा इनकम स्टेटमेंट हो गया। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग द लेवरेजेस। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज किसका रिस्क मेजर करता है? फिक्स कॉस्ट का रिस्क। एंड फिक्स कॉस्ट किन दोनों के बीच में आ रहा है? कंट्रीब्यूशन और EBIT। सो फॉर्मूला हो गया कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, कंट्रीब्यूशन कितना है? 2,83,000। और EBIT कितना है मेरा? 2,08,000। ध्यान से फिगर्स पिक करने के फ्रेंड्स। 2,83,000 डिवाइड बाई 2,08,000, लेट्स डिवाइड इट।
1.36 times. Second will be financial leverage. फाइनेंशियल लेवरेज कौन सा रिस्क मेजर करता है? इंटरेस्ट कॉस्ट का रिस्क। और इंटरेस्ट किन दोनों के बीच में आता है? ईबीआईटी और ईबीटी। तो फॉर्मूला क्या होगा? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीआईटी कितना है? 2,08,000 और ईबीटी कितना है? 98,000। सो 2,08,000 डिवाइड बाय 98,000। Let's check 2,08,000 divided by 98,000. 2.12 times. So OL हो गया, FL हो गया. That is operating leverage, financial leverage. And the last thing which we'll calculate is combined leverage. Combined leverage. Now combined leverage का फॉर्मूला होगा OL into FL. Now OL कितना आया था फ्रेंड्स हमारा? 1.36 times. And FL कितना था? 2.12. 1.36 into 2.12, which will give me how much? 2.88 times. 2.88 times. That's it. ये हो गया हमारा सेकेंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जिसमें हमने तीन चीजें निकाली: ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज. विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सम. That's it.